क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एंड फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर इसी को बोलते हैं। आपने देखा सड़क पे कोई दो लोग लड़ रहे थे, जिसमें से इतनी मारपीट हुई, एक अधमरा टाइप का हो ही गया। आप खुद जा सकते हैं पुलिस थाने, जो अधमरा हुआ है वो खुद जा सकता है, वैसे जा नहीं पाएगा। उसका कोई रिश्तेदार, उसका दोस्त यार जा सकता है। जो पहले पहुंचेगा उसकी रिपोर्ट को क्या बोलेंगे? एफआईआर। ये ना सोचना कि इसके फेवर में केस डिसाइड हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है। ओके, अगर ऐसा हो ना तो जो मार रहा होगा वही पहले चला जाए, पर उसको मारेगा फिर पुलिस थाने जाएगा ताकि मेरे फेवर में हो जाए। तो एफआईआर का मतलब इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड बाय द पुलिस ऑफिसर ऑन ड्यूटी। पुलिस ऑफिसर ड्यूटी में थे, उनके घर से फोन आ गया, वाइफ के पैर में चोट लग गई, उनकी जगह दूसरा पुलिस वाला बैठा है, वो ड्यूटी पे नहीं था। तो कानून की नजरों में इसके थ्रू लिखी गई स्टेटमेंट एफआईआर नहीं मानी जाएगी। इज दैट क्लियर? एफआईआर वही लिख सकता है जो ऑफिसर ड्यूटी पे हो। तो वो रिपोर्ट होगी। वो सिंपली रिपोर्ट, वो एफआईआर नहीं मानी जाएगी। एप्लीकेशन होगी, रिपोर्ट नहीं होगी। अग्रीड पर्सन भी दे सकता है, कोई दूसरा भी दे सकता है कि यह कर्मकांड हो चुका है, और किस तरह का ऑफेंस हो? कॉग्निजेबल। मतलब पुलिस वाले कभी कभी होता है ना, आप देखते हैं कि एफआईआर नहीं लिखते, जैसे आपका मोबाइल खो गया, अब वो किस चीज की एफआईआर लिखे? कोई चोरी थोड़ा हुआ है। तो मोबाइल फोन खो गया, थाने में आप एप्लीकेशन देंगे, एफआईआर नहीं होगी, बिकॉज इट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। यहां सजा 3 साल से कम की है। स्टेटमेंट ऑफ द इंफॉर्मेंट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और एफआईआर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अगर एफआईआर ही दर्ज नहीं हुई तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में केस ही रजिस्टर नहीं होगा। पुलिस बताएगी ना वहां जाके कि भाई ये कर्मकांड हो गया भैया, अब इसके ऊपर सुनवाई करिए। जज साहब कहेंगे हाँ जरा पकड़ के ले आओ। इज दैट अंडरस्टूड? तो एफआईआर इज जस्ट लाइक पहले 15 मिनट जो क्वेश्चन पेपर रीड करने को दिए जाते हैं, अगर वो दिए ही ना जाएं तो आप आगे कुछ कर ही नहीं पाएंगे। या बोल लीजिए जो आपको आंसर कॉपी मिली है दैट इज एफआईआर। समझ में आ गया? सर अगर रिजेक्ट हो गई हमारी एफआईआर, कोई टेंशन की बात नहीं है, एसपी ऑफिस चले जाइए, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और आजकल तो ऑनलाइन फाइल होती है एफआईआर। इज दैट क्लियर? ऑनलाइन आप पोर्टल पे जाइए अपने यूपी पुलिस के, और वहां पे अपनी आपको एक लॉगिन आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी, और फिर वहां पे पूरा सिस्टम एप्लीकेशन फाइल कर दीजिए, और आपको 36 से 48 घंटे के अंदर रिवर्ट बैक भी करते हैं वो लोग। प्लेस टू लॉज एफआईआर, जहां पे हुआ है ऑफेंस उसी एरिया में एफआईआर लॉज होगी। इज दैट क्लियर? हिंदी में होता ना, ये मेरे जुरिस्डिक्शन एरिया का नहीं है, दूसरे एरिया का, भगाते हैं जान पूछ के, बेवकूफ बनाते हैं, कोई काम करना पड़ता है पुलिस वालों को। कैसे एफआईआर लॉज होती है? रिटर्न भी हो सकती है, वर्बल भी, और टेलीफोनिक भी आजकल होती है। बट एफआईआर लॉन्च कराना, समझ लीजिए एमबीबीएस क्वालिफाई कर जाएंगे, बट हिंदुस्तान में एफआईआर लॉन्च कराना बहुत डिफिकल्ट है। कौन एफआईआर लॉन्च करेगा? जो ऑफिसर इंचार्ज होगा पुलिस स्टेशन पे, और अगर वो नहीं है, एएसआई साहब, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, या तो सब इंस्पेक्टर या तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट चीजें एफआईआर के बारे में ध्यान रखिए। अगर आप एफआईआर लॉन्च करा रहे हैं तो ये मत सोचिए कि एफआईआर एविडेंस की तरह कोर्ट में काम करेगा। एविडेंस की तरह कोर्ट में काम नहीं करेगा। एफआईआर इज जस्ट द स्टार्ट, शादी किस दिन होनी है, बस काम खत्म। एफआईआर शुड बी इन राइटिंग, वर्बल भी है तो उसको लिखेंगे तभी वो एफआईआर मानी जाएगी। जिसने एफआईआर लिखवाई उसका सिग्नेचर कंपलसरी है। सर ऑनलाइन में कैसे सिग्नेचर हो पाएगा? अरे भाई आईपी एड्रेस है ना जहां से वो आई होगी। इज दैट क्लियर? उसी को सिग्नेचर माना जाएगा। कंटेंट्स जो एफआईआर में लिखे हैं, जो एफआईआर लिखवाने आया, लिखने के बाद पुलिस वालों को पढ़ना पड़ेगा कि उन्होंने क्या लिखा है, और एक कॉपी एफआईआर की जिसने एफआईआर लिखवाई है उसके पास होनी चाहिए, ताकि पुलिस वाले कल को कुछ छेड़छाड़ करें अगर तो फंस जाए। टेलीफोनिक इंफॉर्मेशन भी मानी जाती है एफआईआर। फिर उसके बाद एफआईआर किसको भेजी जाती है? मैजिस्ट्रेट या सेशन जज को, और तुरंत एफआईआर लिखनी चाहिए अकरेंस ऑफ द इंसिडेंट के बाद। इंसिडेंट हुआ था कल, लिखी 15 दिन बाद ये एफआईआर, गलत है, नहीं मानी जाएगी। किडनैपिंग में 24 घंटे बाद ऐसा कुछ। वो जानबूझ के पुलिस वाले बेवकूफ बनाते हैं ताकि उनको एफआईआर लिखनी ना पड़े। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए किडनैपिंग हो गई, एफआईआर तुरंत रजिस्टर, खैर होनी तो तुरंत ही चाहिए। अब पुलिस वालों को कल से इस पे काम करना पड़ेगा। अब पता लगा नालायक बच्चा कह रहे हैं मैं तो गया था वाटर पार्क घूमने, पापा मम्मी लेके नहीं जाते थे मेरे को। तो पुलिस को तो फिर मैजिस्ट्रेट ऑफिस जाओ, कोर्ट कचहरी करो, कागजी कार्रवाई करो, काम बढ़ जाता है ना फालतू का, इसलिए। अंडरस्टूड दिस? चलिए, व्हाट इज दिस जीरो एफआईआर? गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन बनाया जीरो एफआईआर का, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस, विक्टिम में फाइल एप्लीकेंट इन एनी पुलिस स्टेशन फॉर ऑफेंस ऑफ क्विक एक्शन। अब देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? जुरिस्डिक्शन का होना बहुत जरूरी है, बट यहां पे हो सकता है कि आपके जुरिस्डिक्शन में पुलिस ऑफिसर आपका साथ ना दे रहे हो। तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली रूल निकाला कि आप किसी भी रेलवे स्टेशन, सॉरी पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं। दैट इज नोन एज
0 FIR, मतलब इसका इंपॉर्टेंस 1 से भी ज्यादा है। समझ में आ गई बात? एनी क्वेरीज ऑन दिस? चलिए, तो FIR के बाद क्या होता है, इंसान अरेस्ट हो जाता है। तो अगर आप अरेस्ट हो जाएं तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, आपको अपने राइट्स पता होने चाहिए। 24 घंटे के अंदर आपको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना है। सर वो जो मूवी में दिखाते हैं 3 दंडक पीट रहे हैं, उसको अलाउड नहीं है सब पीटना पाटना। गॉट इट क्लियर? 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना है कोर्ट में, लोअर कोर्ट में। अगर मैजिस्ट्रेट के सामने पुलिस वाले बोले इनसे सच उगलवाना है, 7 दिन के लिए इनको रिमांड पे भेज दिया जाए। किस पे? रिमांड। रिमांड मतलब री डिमांड। फिर पिटैया होगी कायदे से, और पीटते पहले 3 दिन है बस, ताकि अगले 4 दिन में घाव भर जाए, क्योंकि फिर 7 दिन बाद जज साहब के पास लेके जाना है। और बोलते हैं ऐसी ऐसी जगह मारो जो कोर्ट में नजर ना आए। इज दैट क्लियर? इंफॉर्मेशन ऑफ द अरेस्टेड पर्सन, बताना पड़ेगा कि भाई आपको अरेस्ट किया है और आपको इस ग्राउंड पे बेल मिलेगी। कहिए तो आपके वकील को बुलवा के आपकी बेल करवा दें, बट कोई पुलिस ऑफिसर ऐसा नहीं करेगा, उसको स्टार बढ़ाने ना अपने ऊपर। क्या क्या एंटाइटलमेंट्स होते हैं? अरेस्टेड पर्सन का एंटाइटलमेंट है कि उसे बताया जाए कि उसे मैजिस्ट्रेट के सामने कब प्रस्तुत किया जाएगा, और मैजिस्ट्रेट से वो क्या क्या बातें बोल सकता है। और बच्चों ये आ गई कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, फ्री लीगल एड। सुप्रीम कोर्ट के तहत अलाउड है अरेस्टेड पर्सन को लॉयर अरेंज करना, अगर पैसे नहीं है फ्री में मिलेगा। ये पहली बार इंडिया में 1978 में नंदनी सतपथी केस में और डीके बसु केस में 1997 में डिसाइड हुआ था। उसके पहले लोगों को राइट टू लीगल एड नहीं था। समझ में आ गई बात? जितने भी आर्टिकल्स, जितनी भी चीजें इस पर्सन के पास मिली हैं, उन सब की एक लिस्ट बनती है और उसको सेफली रखा जाता है। एंड अगर चोट वगैरह लगी है, लड़ाई झगड़ा है, कुछ भी है, अरेस्टेड पर्सन की अगर तबीयत खराब है, डायबिटीज है, व्हाटसोएवर इट इज, वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि मेरे को मेडिकल प्रैक्टिशनर दिया जाए, मतलब डॉक्टर दिया जाए। और पुलिस वाले इसको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भी भेज सकते हैं। विक्टिम को भी भेज सकते हैं, दैट इज अग्रीव पार्टी को, और जिसने क्रुएल्टी की वो पकड़ा गया तो उसको भेज सकते हैं, जैसे वो चाकू वगैरह पे फिंगरप्रिंट्स मैच करवाने हैं, लाइकवाइज। समझ गए? चलिए, अगले लेक्चर में वील बी डूइंग क्रिमिनल प्रोसेस इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन। ओके, चलिए दैट्स ऑल।